स्टूडेंट्स, तो आज अपन केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड पार्ट लेके आए हैं और आज है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में अगर अपन बात करें तो अपन ने बात की थी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द रेट एंड हाउ रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस्ड। ओके, कितने टाइप का होता है, एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टैंटेनियस रेट क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स का भी अपन ने डिस्कशन किया था। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस रेट को कम या ज्यादा करते हैं। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज करना या किसी केमिकल रिएक्शन का रेट डिक्रीज करना, ये कौन कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि ये दो ही फैक्टर हैं एक्चुअली में। तो वो है फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर का और सेकंड है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होती है ये सबसे मेजर फैक्टर माने जाते हैं। इनके अलावा तीन फैक्टर्स और हैं जो अपन को देखने हैं। क्लियर है। वो तीन फैक्टर्स तो वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं सिलेबस में, इसलिए पढ़ा रहा हूं। बाकी दो फैक्टर्स जो हैं इन पर पूरा का पूरा चैप्टर आगे का टिका हुआ है, एक तरह से आप ये समझ सकते हो। कंसंट्रेशन, ठीक है, और सेकंड टेम्परेचर। दिमाग में बिठा लो, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये दो फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पांचों, वैसे 5 फैक्टर्स हैं, अपन एक एक को डिस्कस करते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो रेट को चेंज कर सकता है वो है हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मैं लिख देता हूं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसको नोट करो। तो देखो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बना रहा है उस रिएक्टेंट का नेचर कैसा होगा। ठीक है, जैसे अपन बात करें, अगर सपोज करो वो आयोनिक है, अगर आयोनिक रिएक्टेंट हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा रिएक्टेंट, आयोनिक रिएक्टेंट अगर हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है तो आयोनिक रिएक्टेंट जो होते हैं वो आयोनिक रिएक्टेंट जल्दी जल्दी से रिएक्शन करेंगे। क्लियर है। मैंने आपको फास्टर रिएक्शन में बताया था। जैसे सपोज करो अगर NaCl, ठीक है, NaCl अगर सपोज करो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है तो मैंने आपको बताया था Na प्लस और Cl माइनस आयन चिपके हुए एक दूसरे से। यहाँ सिल्वर प्लस और नाइट्रेट चिपके हुए, सिंपल अट्रैक्शन फोर्स है। जैसे इन दोनों को मिलाएंगे अदला बदली एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब ये कैटायन इस सिल्वर को रिप्लेस कर देगा और ये सिल्वर इसको Na को रिप्लेस कर दे, तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का सफेद प्रेसिपिटेट हमारे पास बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिल जाएगा। और साथ में क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा साथ में, देखो AgCl बन गया, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट साथ में हमको मिल जाएगा। ये रिएक्शन 10⁻⁻⁶ सेकंड में होती है। हमें पता है जो रेट होता है उसका जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम टेकन, यही होता है। तो इस रिएक्शन में जो टाइम टेकन है वो बहुत ज्यादा कम है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो अगर कम है तो दैट मीन्स रेट बहुत ज्यादा हाई होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई। अगर मान लो नेचर ऑफ रिएक्टेंट आयोनिक है, ठीक है, इन केस ऑफ आयोनिक रिएक्टेंट, in case of ionic reactant rate of reaction is very high because ions जो होते हैं वो बहुत ही फास्ट या स्पीड से एक्सचेंज हो जाते हैं एक दूसरे से और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिएक्शन को जल्दी से करवा देते हैं। क्लियर है नहीं है, इसीलिए यहाँ पर प्रोडक्ट ज्यादा बन जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो बहुत ही हाई होगा बिकॉज आयोनिक रिएक्शंस में जो टाइम टेकन है वो बहुत कम है, टाइम बहुत कम लग रहा है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा हाई होगा। क्लियर है। चलो अब अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट। अगर हम देखें कोवैलेंट रिएक्टेंट की, अगर मान लो रिएक्टेंट कोवैलेंट नेचर के हैं, कोवैलेंट रिएक्टेंट अगर यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कोवैलेंट रिएक्टेंट जो होते हैं उनमें कोवैलेंट्स बॉन्ड होते हैं, उनको टूटने में टाइम लगता है, प्रोडक्ट में वो बॉन्ड बनते हैं उसमें टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है कि वो टाइम सफिशिएंट रहता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा स्लो आता है, लिटिल बिट ऑफ स्लो आता है एज कंपेयर टू आयोनिक रिएक्टेंट के। ठीक है। कोवैलेंट रिएक्टेंट की बात करें अपन, नाइट्रोजन रिएक्शन करता है हाइड्रोजन से, 3 मोल्स हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल नाइट्रोजन, देन वी गेट 3 मोल्स ऑफ NH3, 3 मोल अमोनिया के बन जाते हैं हमारे पास। ठीक है, 3 NH बॉन्ड यहां पर फॉर्म हो रहे हैं। अब दिमाग लगाने वाली बात है, यहां पर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं रिएक्टेंट के, अरे रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, टाइम लगेगा इन 3 बॉन्ड्स को ब्रेक होने में और यहां बॉन्ड्स को ब्रेक होने में टाइम लगेगा, कोवैलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक होने में टाइम लगेगा। यहां बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, यहां बॉन्ड को बनने में भी टाइम लगेगा। तो यहां पर क्या होगा, टाइम टेकन हाई हो जाएगा, मतलब जो
टाइम लेगी रिएक्शन, वो थोड़ा ज्यादा लेगी होने में, और जब टाइम टेकन हाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में टाइम होता है, तो दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इफ वी टेक आयोनिक रिएक्टेंट देन रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई, एंड इफ वी टेक कोवैलेंट रिएक्टेंट देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स वेरी स्लो। इंपॉर्टेंट है। थर्ड देख लेते हैं, नोट कर लिए, ये नेचर में चल रहा है, रिएक्टेंट के नेचर में चल रही है बात। अगर हम बात करें थर्ड की, थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें, तो थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है होमोजीनियस रिएक्टेंट और हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट के बारे में। कौन सा है? होमोजीनियस रिएक्टेंट और हेट्रोजीनियस रिएक्शंस। जैसे अगर बात करें अपन होमोजीनियस रिएक्टेंट की, किसकी बात करें? होमोजीनियस रिएक्टेंट की। तो अगर मान लो रिएक्टेंट्स होमोजीनियस है तो उस केस में रिएक्शंस फास्टर होगी, और अगर मान लो हेट्रोजीनियस है तो उस केस में रिएक्शन जो होगी वो स्लो होगी। हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट है तो क्या होगी? रिएक्शन स्लो होगी। तो मैं लिख देता हूं स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, रिएक्शन क्या होगी? स्लो होगी। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज लो। अगर रिएक्शन स्लो हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम आएगा, और अगर होमोजीनियस रिएक्टेंट है तो हम लिखेंगे फास्ट रिएक्शन, रिएक्शन कैसी होगी? फास्ट होगी। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई। देखो मतलब क्या है? होमोजीनियस का मतलब ऐसे रिएक्टेंट जिनका शेप, सुनना, जिनका शेप, जिनका साइज और जिनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं होमोजीनियस रिएक्टेंट शेप कॉमा साइज एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सिमिलर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सिमिलर। भाई शेप सेम हो, साइज सेम हो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम हो, ठीक है, तो उस केस में हम बोलेंगे होमोजेनियस। ये सब अलग अलग हो तो बोलेंगे हेट्रोजीनियस। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे, ठीक है, तो जो दो है ये शेप और साइज लगभग सेम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वॉन डेर वाल फोर्स होता है, तो हाई होगी रिएक्शन। लेकिन इसी हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से ना करा करके वाटर से कराएंगे तो बहुत ही स्लो होगी, क्योंकि ये रिएक्टेंट हेट्रोजीनियस नेचर का हो गया ना। होमोजीनियस में सारे एटम सेम है, हेट्रोजीनियस में तो अलग अलग, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी, तो थोड़ी स्लो होगी रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसमें ज़्यादा नहीं है, इतना ही है। होमोजीनियस रिएक्टेंट अगर आ रहा है तो रिएक्शन फास्टर होगी, ठीक है, और हेट्रोजीनियस आ रहा है तो रिएक्शन स्लोअर होगी। चलो इसको नोट कर ले, हमारा थर्ड हो गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट में। फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हमें क्या बताते हैं? देखो फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ को जरा अपन देखते हैं। फोर्थ क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की। अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट से, तो इसका मतलब रेट हाई होगा, क्योंकि रिएक्शन उस प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए ना, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है। और जब प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन होगी फास्टर होगी, तो दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो जाएगा। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा तभी होगी जब रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम होगी। तो हम नीचे लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। इस फॉर्मूले को समझने की ट्राई करते हैं। देखो बहुत सिंपल है। अगर मान लो किसी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्लियर है, तो वो तभी पॉसिबल है जब उसका जो रिएक्टेंट है वो कम स्टेबल है। ठीक है, जैसे मान लो ए से बन रहा है बी, तो ये कम स्टेबल है, क्लियर है, और ये कम स्टेबल है। इसको लग रहा है कि अगर मैं बी में कन्वर्ट हो जाऊं तो मैं ज़्यादा स्टेबल हो जाऊंगा, क्लियर है नहीं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाऊं तो ज़्यादा स्टेबल हो जाऊंगा, सिस्टम अलाउ करेगा, एनर्जी लेस होगी, बी बन जाएगा, बी बनेगा तो फास्ट बनेगा, रिएक्शन फास्ट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर कम है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है? हाई हो रहा है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा बिल्कुल। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। देखो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम दो रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, एसिटिक एसिड और ये है फॉर्मिक एसिड। ये एसिटिक एसिड है और ये फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, इन दोनों की अपन ने एसिडिक बेसिक रिएक्शन कराई। तो ये एसिड्स हैं दोनों, एक्चुअली में दोनों क्या है? ये एसिड्स होते हैं। एंड एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेस द नंबर ऑफ H+ आयंस इन द सॉल्यूशन। जब अपन एसिड्स को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो H+ आयंस को इंक्रीज कर देते हैं। तो एसिटिक एसिड H+ आयन को इंक्रीज करेगा, ये H+ आयन देगा एक्चुअली में, और ये क्या बनाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, ध्यान से सुनो, CH3 सिंगल बॉन्ड COO-, और साथ में ये H+ आयन सॉल्यूशन में ड्रॉप कर देगा, जिससे सॉल्यूशन के H+ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर्मिक एसिड में भी सेम कहानी है, HCOO- प्लस H+ ये भी ड्रॉप करेगा। कहानी ये उठती है
सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन फास्ट हुई है। देखो यहाँ प्रोडक्ट है एसीटेट आयन, कौन सा आयन है बोलो, ये एसीटेट आयन, और ये वाला प्रोडक्ट है फॉर्मेट आयन। इन दोनों में से कौन सा आयन स्टेबल है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा फॉर्मेट आयन इज मोर स्टेबल देन एसीटेट आयन। फॉर्मेट आयन इज मोर स्टेबल देन एसीटेट आयन, मतलब नीचे वाली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है फॉर्मेट वो ज्यादा स्टेबल है ऊपर वाली रिएक्शन में बने हुए एसीटेट के कंपेरिजन में। रीजन क्या है इसका, देखो सुनो भाई, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, कोई भी एटम अगर नेगेटिवली चार्ज होता है या पॉजिटिवली चार्ज होता है तो वो इसकी इनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो उस चार्ज को हटाना चाहता है। नेगेटिव चार्ज वाला एटम है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके हटाएगा अपनी चार्ज को, और पॉजिटिव चार्ज अगर किसी एटम के तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने पॉजिटिव चार्ज को हटा देगा और स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को रिमूव करेगा, फिर तभी ये स्टेबल होगा, और ये भी रिमूव करेगा। अब यहाँ देखो CH3 लगा हुआ है, CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, मतलब ये क्या करता है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ से धकेलता है। भाई CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है तो ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को धकेलता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को इस COO माइनस की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स को अगर धकेलेगा तो इस नेगेटिव चार्ज में, और नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी और इंक्रीज हो जाएगी। अगर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी और इंक्रीज हो गई भैया तो क्या होगा, सीधी सी बात है, ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए नेगेटिव चार्ज को हटाना चाह रहा था लेकिन और आ गया तो ये कम स्टेबल हो जाएगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये जो है ज्यादा, ये यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी, मतलब यहाँ पर H+ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन नहीं दे पाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर, CH3 तो दे रहा है, हाइड्रोजन नहीं दे रहा, क्लियर है। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा इसके प्लस आई की वजह से, क्लियर हुआ। तो दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, ये वाली जो रिएक्शन है इसमें प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। सो हाई रेट ऑफ रिएक्शन, हाई रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ लिखेंगे अपन, जैसे अपन लिख देंगे अपन रेट ऑफ रिएक्शन, इसको बोलते हैं R फर्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन इसको बोलते हैं R सेकंड। तो सीधी सी बात है R सेकंड की वैल्यू R फर्स्ट से ज्यादा होगी, यानी सेकंड रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट रिएक्शन के रेट से, क्योंकि सेकंड रिएक्शन जो है उसमें जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है फर्स्ट रिएक्शन के प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन हाई है। इज दैट क्लियर और नॉट, इसको नोट कर लो। ये हो गया हमारा फोर्थ। तो ये सब चीजें हैं नेचर के बारे में। नेचर के बारे में दोबारा बता देता हूँ, आयोनिक नेचर है अगर रिएक्टेंट की तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो जाएगा, ठीक है। अगर कोवेलेंट नेचर है तो रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्लियर है नहीं। होमोजीनियस कैटलिस्ट है, सॉरी होमोजीनियस रिएक्टेंट है और हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट है, तो होमोजीनियस रिएक्टेंट के केस में रेट ऑफ रिएक्शन हाई आएगा क्योंकि मॉलिक्यूल सेम से होंगे तो जल्दी जल्दी से रिएक्शन करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा तो जल्दी रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट जल्दी बनाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है। फोर्थ पॉइंट की अगर अपन डिस्कशन करें तो ये है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट कम तो दैट मींस स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। एग्जांपल आपके सामने क्लियर है। ये हो गया हमारा ए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ओके, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। आप अपन सेकंड देखते हैं कि जो सेकंड पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बाद वो क्या है। तो बच्चों वो सिंपल सा है और वो है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। क्या है? फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, कि भैया अगर रिएक्टेंट सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है तो इन तीनों में से किस केस में ज्यादा स्पीड से रिएक्शन होगी। सिंपल सी बात है, गैस के केस में होगी, ठीक है। if reactant is gas then अपन कह सकते हैं रैंडम मोशन टेक्स प्लेस। अरे अगर मान लो गैस के मॉलिक्यूल है तो इधर उधर भागते रहेंगे कहीं भी, तो उनके मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे रिएक्टेंट से मॉलिक्यूल्स के, प्रोडक्ट के बनने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, ठीक है। तो इफ रिएक्टेंट इज गैस देन रैंडम मोशन टेक्स प्लेस, सो मोर पॉसिबिलिटी टू फॉर्म प्रोडक्ट, ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी क्या बनने की, प्रोडक्ट बनने की। समझ आ रहा है? ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी प्रोडक्ट बनने की, सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। हाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। लेकिन अगर हम बात करें इफ रिएक्टेंट इज सॉलिड, अगर सॉलिड है तो क्या होगा, देन रैंडम मोशन नॉट टेक्स प्लेस। भाई रैंडम मोशन तो तभी होगी जब गैप होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, गैस में ज्यादा गैप होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ज्यादा वॉल्यूम कवर करती है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसलिए बिल्कुल क्लोज होते हैं। वो क्लोज होते हैं तो सीधी सी बात है रैंडम मोशन पॉसिबल ही नहीं है। स्पेस होगा तभी तो रैंडम मोशन करोगे आप, क्लियर है नहीं है। एक बस खचाखच भर दो आप बिल्कुल भीड़ से, तो रैंडम मोशन पॉसिबल है क्या? जो जहां खड़ा है वहीं रह जाएगा। और एक बस बिल्कुल फ्री है,
है। शराबी कोई शराब पी करके छट गया उस बस में तो कूदेगा इधर उधर, पूरा रैंडम मोशन करता हुआ घूमेगा बस में। क्लियर है नहीं? वही वाली कहानी गैस के साथ होती है, रैंडम मोशन ज़्यादा होती है, सॉलिड के केस में रैंडम मोशन कम होती है, लेस होती है। रैंडम मोशन नॉट पॉसिबल, वी कैन से रैंडम मोशन नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं होती रैंडम मोशन। इफ रिएक्टेंट इज सॉलिड देन रैंडम मोशन नॉट पॉसिबल। सो लेस पॉसिबिलिटी, वी कैन से लेस, भाई हो सकता है कि रिएक्शन हो जाए किसी और वजह से, लेकिन लेस पॉसिबिलिटी होती है टू फॉर्म प्रोडक्ट, टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो अपन क्या लिखेंगे अपन, सो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाए। क्लियर है? सॉलिड के केस में जैसे अपन लिख सकते हैं गैस अगर है तो ज़्यादा होगा, लिक्विड अगर है तो उससे कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन, और अगर रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में है उसकी फिजिकल स्टेट तो सबसे कम होगा। गैस के मॉलिक्यूल हैं इस तरीके के होते हैं, उनके मिलने के चांसेस क्या होते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा होते हैं। ये मॉलिक्यूल इससे भी टकरा सकता है, इससे भी, तो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा। सॉलिड में क्या होता है, रैंडम मोशन कम होती है तो पॉसिबिलिटी कम होती है। जैसे ये कोई ए पार्टिकल हो गया, ये बी पार्टिकल, तो एक ही डायरेक्शन में आके टकराएंगे, चारों तरफ तो घूम नहीं सकते, स्पेस नहीं है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी कम होती है कि प्रोडक्ट बन जाए। यहाँ चारों तरफ टक्कर कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स के, तो इसीलिए पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि ये टकराएंगे और ये प्रोडक्ट बनाएंगे। ये एक्सेप्टेड होता है और ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ हुआ है कि हाँ ऐसा होता है, ये टक्कर करते हैं, कोलाइड करते हैं एक दूसरे से गैसेस मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी, और रिएक्शन फास्टर होती है। क्लियर है? नोट करो इसको, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। चलो अब अपन बात करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट के बाद, ये बी पॉइंट हो गया हमारा। इसके ए पॉइंट क्या था, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि नेचर आयोनिक है, कोवेलेंट है, होमोजीनियस है, या उसकी स्टेबिलिटी कम ज़्यादा है, उस हिसाब से बी हमारा हो गया फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। अब बात करते हैं बच्चों सी। सी क्या है हमारा, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट के बाद आता है हमारा सरफेस एरिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है या कम है, इस चीज़ से भी रेट चेंज हो जाता है। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, सरफेस एरिया, इफ मोर सरफेस एरिया, इफ मोर सरफेस एरिया, इफ मोर सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, then रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स फास्टर। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स, यानी कि वो बहुत तेज हो जाएगा। रीजन सीधा सा है भाई, एक टैबलेट लो ना, उस टैबलेट को डायरेक्ट बच्चे को दो, क्लियर, तो टैबलेट पेट में जाएगी, फिर वो टूटेगी, तो धीरे धीरे रिएक्शन होगी, क्योंकि टैबलेट का जो अपर और लोअर पार्ट होगा, जो बाहर का पार्ट होगा टैबलेट का, समझ रहे हो ना, वो उसके मॉलिक्यूल्स ही, जैसे टैबलेट है तो बाहर वाले पार्ट के मॉलिक्यूल्स ही पहले रिएक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अंदर वाले मॉलिक्यूल्स तो छिपे बैठे हैं, ये तो रिएक्शन करेंगे नहीं ना, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स तो रिएक्शन करेंगे नहीं, बाहर वाले ही करेंगे, तो बाहर वाले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कम होंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद धीरे धीरे वो करते जाएंगे तो अंदर वाले काम आते जाएंगे, तो रिएक्शन स्लो होगी। लेकिन अगर हम इसी को कई फ्रैक्शंस में डिवाइड कर लें, यानी इसका पाउडर कर ले, किसी टैबलेट का क्या कर ले, पाउडर, तो पाउडर में क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल बन जाएंगे, तो सारे के सारे पार्टिकल एक साथ जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। एक और एग्जांपल, लकड़ी ले लो, लकड़ी को आप डायरेक्ट जलाओ तो वो कम रेट से जलेगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम आएगी। लेकिन उसको बुरादा यानी उसको चूरा कर लो, एकदम पाउडर फॉर्म में कर लो, पटक दो, तुरंत आग पकड़ लेगी, हाई हो गई रिएक्शन, फास्टर हो गया, स्पीड बढ़ गई, यानी सरफेस एरिया बढ़ गया। एक चौक है, उसको पानी में डिजोल्व करो, नहीं होगी, ये बहुत स्लो होगी, उसके कई सारे पीस कर लो, भाई ये चौक है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके की, इसके दो ही सरफेसेस है, ऊपर वाली और नीचे वाली, सरफेस एरिया कम है, दो इसके दो पीस कर लो, 4 सरफेस आ जाएंगी, फिर पीस करते जाओ, 8 सरफेस, 16 सरफेस, 64, पाउडर कर लो, बिलियन ऑफ सरफेस हो जाएंगी, डाल दो, एक साथ सारे मॉलिक्यूल्स इसके इकट्ठे हो जाएंगे और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेंगे। इसीलिए हम क्या कहेंगे, रिएक्शन बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन। मोर सरफेस एरिया रिएक्टेंट देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स फास्टर, ठीक है। मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हिस्सा ले लेते हैं, मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन द रिएक्शन, टेक पार्ट इन द रिएक्शन, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग ले लेते हैं अगर टुकड़े कर देंगे तो इसीलिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है और हम कहते हैं कि रिएक्शन फास्ट हो रही है। बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक कप ऑफ टी है, ठीक है,
इसमें अपन को मिल्क यहाँ पर दिया हुआ है, वाटर दिया हो सकता है, मिल्क हो सकता है, क्लियर है नहीं है, वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, कोई सॉल्वेंट हो सकता है, वो दिया हुआ है। इसमें अपन को क्या करना है, यानी चीनी यानी शुगर डालनी है, ठीक है। ये शुगर के हमें क्यूब्स डालने, क्या है ये शुगर क्यूब्स, क्या है बच्चों, शुगर, बहुत सिंपल है, सुपर क्यूब्स है। इनको डाल के बहुत देर तक डिजोल्व करना पड़ेगा, तब जा करके ये घुलेगा, यानी डिजोल्यूशन बहुत ही कम रेट से होगा, ठीक है ना। डिजोल्यूशन इस भाई शुगर क्यूब्स है तो लेस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बहुत ही कम है। देखो कैसे, आउटर वाली सरफेस होगी उसके मॉलिक्यूल्स ही तो पार्टिसिपेट करेंगे भाई, वो जाएंगे मिलकर को कांटेक्ट में आएंगे, धीरे धीरे रिएक्शन करेंगे। अंदर वाले मॉलिक्यूल्स तो छिपे बैठे हैं ना, समझ रहे हो, ठीक है। तो लेस सरफेस एरिया सो लेस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कम आएगी और जो डिजोल्यूशन रेट है वो इसका कम आएगा। चलो अब आगे की बात करते हैं। अब अपन इसको ब्रेक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं इसको, ब्रेक इनटू पीसेस, बहुत सारे पीसेस में ब्रेक कर लेते हैं शुगर के क्यूब्स को। तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर इस तरीके के हमें पार्टिकल्स शुगर के मिल जाएंगे, इस तरीके के पार्टिकल्स मिल जाएंगे। इसके चारों तरफ देखो, बहुत देखो, हर पार्टिकल के चारों तरफ अपना अपना सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया भाई। इस एक ही क्यूब को मैंने ब्रेक किया, कितने सारों में ब्रेक कर दिया, ऐसे इसको कर दो, इसको कर दो, तो एक ही क्यूब से इतने सारे सरफेसेस बन गई, क्लियर है, छोटी छोटी सी। तो एक साथ सारे मॉलिक्यूल्स मिलके के कांटेक्ट में आएंगे या वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, और इसीलिए मोर सरफेस एरिया। हम क्या लिखेंगे, ये शुगर पाउडर है, क्या है बच्चों, ये शुगर पाउडर, और शुगर पाउडर का सरफेस एरिया बढ़ गया, मोर सरफेस एरिया। हम क्या कहेंगे, मोर सरफेस एरिया, और मोर सरफेस एरिया है सो मोर रेट ऑफ रिएक्शन, और यू कैन से हाई रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही ज्यादा हाई होगा अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है तो, क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई। किसी चीज को पीस के देंगे तो जल्दी घुलेगी, बचपन से सिखा, देखते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। यहाँ पर अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन में ले लिया, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। जो चीज दिखाई जा रही है अपन को बचपन से वही मैंने लिखी है, कोई नई चीज नहीं लिखी है। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, आपको याद हो चुका है, अपने आप से पूछिए, क्लियर है। चलो ये हो गया हमारा सी, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, नोट कर लो। अब अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर डी की। पॉइंट नंबर डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर डी की अगर अपन बात करें तो ये हमारा आता है टेम्परेचर, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीजें आने वाले, एक और है कैटलिस्ट। पॉइंट नंबर डी वो है हमारा कैटलिस्ट। जो चौथा फैक्टर है वो हमारा है कैटलिस्ट। चौथा फैक्टर क्या है हमारा, कैटलिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज कैटलिस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंसेस विच अप और डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब वो किसी भी रिएक्शन के रेट को अप भी कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन को अप करते हैं यानी हाई करते हैं, बढ़ाते हैं, उनको पॉजिटिव कैटलिस्ट बोला जाता है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को डाउन करते हैं उन्हें नेगेटिव कैटलिस्ट बोला जाता है। तो नेगेटिव कैटलिस्टों की बात अपन यहीं कर रहे हैं, हम पॉजिटिव कैटलिस्टों की बात कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कैटलिस्ट सारे पॉजिटिव होते हैं। मैं क्लियर कर देता हूं, कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस विच अप और डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, उनको कैटलिस्ट बोला जाता है। दो टाइप के हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। सारे के सारे कैटलिस्ट पॉजिटिव भी नहीं होते, नेगेटिव भी नहीं होते। हमें यहां पर पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करनी है जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, पर पॉसिबल नेगेटिव भी होते हैं, कोई डाउट नहीं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को हाई, तो रेट ऑफ लो, तो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज किस तरह कर देते हैं। ये एक्चुअली में क्या करते हैं, एक रिएक्शन को नया पाथ प्रोवाइड करा देते हैं। दीज रिएक्टेंट्स प्रोवाइडेड ए न्यू पाथ फॉर रिएक्शन, मतलब अब रिएक्शन जो है वो एक नए पाथ से होने लगती है अगर आप कैटलिस्ट डाल देते हो रिएक्शन में। तो इफ यू डोंट मिक्स कैटलिस्ट देन रिएक्शन अपने ओरिजिनल पाथ से होती रहेगी। अगर कैटलिस्ट डाल दिया तो कैटलिस्ट उस पाथ को थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस से चेंज कर देगा, जिसकी वजह से रिएक्शन या तो हाई हो जाएगी यानी कि बहुत हाई स्पीड से होने लगेगी, या बहुत ही लोअर स्पीड से होने लगेगी। हमें हाई स्पीड से होने वाली रिएक्शन यानी पॉजिटिव कैटलिस्टों की बात करनी है। तो मैं लिख देता हूं दोज सब्सटेंसेस, डेफिनेशन क्या है इसकी, दोज सब्सटेंसेस विच चेंज, चेंज का मतलब अपन लिख देते, चेंज का मतलब अप और डाउन, भैया तो अप करेगा या डाउन करेगा, विच चेंज अप और डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, विद लोअर इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये क्या चीज है, मतलब उस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना उसको ये लोअर कर देते हैं,
या चेंज कर देते हैं, अपन कह सकते हैं विद चेंज इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर अपन बात करें कि ऐसे सब्सटेंस जो चेंज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, उन्हें अपन कैटलिस्ट बोलते हैं, लेकिन वो चेंज कैसे करते हैं, वो उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम या ज्यादा कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूं ऐसे रिएक्टेंट की जो अप कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, जो अप कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तभी तो ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएंगे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, पढ़ा है अपने, बैरियर होता है। किसी भी रिएक्टेंट के सामने एक अवरोध, एक बैरियर होता है जिसको उसको पार करके प्रोडक्ट में बदलना होता है। ऐसे थोड़ी आपने रिएक्टेंट डाला प्रोडक्ट बन गया, बट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए एक गैप होता है, एनर्जी का बैरियर होता है, उसको क्रॉस करना होता है रिएक्टेंट को। जिसने कर लिया वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज करो अगर ये गैप ज्यादा है, जैसे अगर कोई एग्जाम बहुत हार्ड है, इंटरव्यू बहुत ज्यादा नंबर का है इस टाइप का, तो उसमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चों के सामने, ठीक है, हमारे टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो कम बच्चे ही पहुंच पाते, कम ही बन पाते हैं, ठीक है। और एक छोटे से एग्जाम्स की अपन बात कर रहे हैं, 12th में पास होना है, बहुत छोटा एग्जाम है, तो करोड़ों बच्चों बैठते हैं, सारे के सारे पास होकर निकल जाते हैं, यानी गैप कम होता है। एक्टिवेशन एनर्जी वही चीज है। एक्टिवेशन एनर्जी हर एक मॉलिक्यूल को नहीं मिल पाती है, केवल उन्हीं मॉलिक्यूल्स को मिल पाती है जो सही डायरेक्शन में टक्कर वगैरह करते हैं, जिनकी ओरिएंटेशन सही होता है, जिनको प्रॉपर टेम्परेचर या मिल जाता है, जो अपनी काइनेटिक एनर्जी से उसको कंज्यूम कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। इतना ध्यान रखो, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो जिस मॉलिक्यूल को मिल जाती है वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको नहीं मिल पाती वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। सपोज करो अगर किसी फॉरेन सब्सटेंस ने आकर के इस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू घटा दी, जैसे पहले अगर 30 किलो जूल थी तो और वो 3 कर दी, 3 किलो जूल, तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल, किसी पेपर को आप इजी कर दो मैक्सिमम बच्चे पास हो जाएंगे, मैक्सिमम मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हुआ ये? तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस व्हिच अप द रेट ऑफ रिएक्शन विद डिक्रीजिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, विद लोअर इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अगर अप कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं तो उल्टा होगा, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देंगे, लेकिन हम यहाँ पर अप वाली बात करेंगे। ओके, चलो तो अब अपन बात करते हैं ये किस तरह ये काम करते हैं। कैटेलिस्ट प्रोवाइड, ध्यान से सुनो, कैटेलिस्ट प्रोवाइड द अल्टरनेट पाथ फॉर रिएक्शन। किसी रिएक्शन का पाथ वो चेंज कर देते हैं, एक अल्टरनेट पाथ में ले जाते हैं रिएक्शन को, जिससे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, देखो ये अपन डायग्राम से इसको क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखो इस तरह से चेंज करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कहाँ चल रही है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। जैसे इधर क्या होगा, रिएक्टेंट्स होंगे, ठीक है, इधर क्या होगा, कुछ इंटरमीडिएट्स टाइप बनेंगे, और यहाँ क्या होगी, प्रोडक्ट होगी। तो प्रोग्रेस तो मतलब रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट है, इधर रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट बन गया, प्रोग्रेस होगी। और यहाँ हम क्या ले लेते हैं, एनर्जी, क्या ले लेते हैं, एनर्जी। तो सपोज करो कैसे प्रोडक्ट है, देखो किस तरह से आएगा। देखो हमने क्या किया, यहाँ से रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कुछ अपनी एनर्जी भी तो होती है, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ। एक रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाता, वो एक एनर्जी गैप को क्रॉस करता हुआ फिर प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो ये एनर्जी गैप है ये, ठीक है, यहाँ से तक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, EA। और ये एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है, ठीक है, इधर लिख देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का गैप कौन सा है, EA, ठीक है। ध्यान सुनो, ये एक्टिवेशन एनर्जी EA कौन सी है, विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट मतलब अभी हमने कैटलिस्ट नहीं डाला है, विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है, विदाउट कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट अभी नहीं है। अब देखना क्या होगा, अब हम उसी सेम रिएक्शन को कैटलिस्ट डाल के करते हैं, तो कैटलिस्ट डाल के करेंगे तो क्या होगा, देखो ग्राफ कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, अल्टरनेट पाथ आ गया, ठीक है। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी वो यहाँ से यहाँ तक का गैप होगा, ये देखो कम हो गया, इसको अपन EA डैश लिख देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगी, EA डैश विद कैटलिस्ट, यानी अब हमने कैटलिस्ट डाल दिया है रिएक्शन में, तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो गई। तो EA डैश की वैल्यू किससे कम है, EA से, EA डैश की वैल्यू EA से कम है। द एक्टिवेशन एनर्जी इन केस ऑफ कैटलिस्ट इज डिक्रीजेज इन केस ऑफ विदाउट कैटलिस्ट। जब कैटलिस्ट नहीं है तो उस केस के कंपैरिजन में एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है, अरे गैप छोटा हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना लेंगे ना, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर है। और अगर गैप बड़ा है तो कुछ ही रिएक्टेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास इतने बड़े गैप को क्रॉस करने के लिए एनर्जी होगी, तो रिएक्शन स्लो होगी, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा।
कैटलिस्ट डाल देंगे तो जो पाथ होगा वो चेंज हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इस पाथ को फॉलो करके प्रोडक्ट बनाएंगे, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो जाएगा। तो वी कैन से अगर विदाउट कैटलिस्ट की बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम, और विद कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी कम, ठीक है, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन हाई आएगा। नोट कर लो ये रोल है। अच्छा एग्जाम्पल और रह गया, देखो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर हम एक गैस ले सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सी ले, सल्फर डाइऑक्साइड, और उसकी रिएक्शन करा दें हम ऑक्सीजन से, तो क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। बहुत सिंपल है, वैसे समझ आ रहा है, SO2 रिएक्ट विद AO2 एंड वी गेट SO3। सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रही है। सपोज करो कोई कैटलिस्ट नहीं है यहाँ पर, तो जो रेट है वो फर्स्ट है, क्या लिख देते हैं, रेट को अपन फर्स्ट लिख देते हैं। अब अपन क्या करते हैं, कैटलिस्ट डालते हैं इसमें NO। अब हम ऐड कर रहे हैं एक कैटलिस्ट, और ये कैटलिस्ट कौन सा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है, ऐसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट है। व्हेन यू ऐड कैटलिस्ट NO इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन देन वी गेट SO3 अगेन, हमें SO3 मिलेगा, लेकिन अब की बार नए रास्ते से मिलेगा। इस वाले रास्ते से जो SO3 मिल रहा था वो विदाउट NO था, यानी कोई NO नहीं था, और इस वाले रास्ते से जो मिलेगा उसमें NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पर रेट आ रहा है सेकंड, तो खुद से सोचो किस केस में रेट ज्यादा आएगा, इस केस में, यानी कि रेट ऑफ सेकंड रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा आएगा फर्स्ट रिएक्शन के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां पर कैटलिस्ट है पॉजिटिव टाइप का, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया है। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO कैटलिस्ट। मतलब NO कैटलिस्ट जितना ज्यादा डालोगे उतनी ही स्पीड से रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास मिलेगा। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास है रोल ऑफ कैटलिस्ट का, जिस पर रेट डिपेंड करता है। इसको नोट कर लो। चलो नोट कर लिया। तो अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट, और वो है बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर। इस पर जो है आगे बहुत चर्चाएं, डिस्कशन होने वाले हैं। आर्हेनियस इक्वेशन भी हम देंगे टेम्परेचर को एक्सप्लेन करने के लिए कि टेम्परेचर किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो सीधी सी बात है, जो एक चीज हमें समझ में आती है, जनरल बात बता रहा हूं मैं, और वो ये है कि अगर हम रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सोचो खुद से क्या होगा। अगर हम रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। भाई रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इफ वी राइज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हायर काइनेटिक एनर्जी। So that's why these collisions or the collisions between reactant molecules becomes also भी increases, और इसीलिए इनकी प्रोडक्ट में जो चेंज होने की पॉसिबिलिटी वो बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स जल्दी से उस एनर्जी गैप को जिसकी मैं बात कर रहा था क्रॉस कर लेंगे और प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। तो जनरल स्टेटमेंट क्या है, एक चीज और ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान से सुनना, ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली, इफ वी इंक्रीज 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ ए रिएक्शन देन वी सी द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस बाय ट्वाइस और थ्राइस। मतलब ये है कि हम अगर किसी रिएक्शन के का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा देते हैं, सपोज करो एक रिएक्शन 25 डिग्री पर हो रही है, ठीक है, आर फर्स्ट रेट से, अगर उसका टेम्परेचर हम बढ़ा के कितना कर देते हैं 35 डिग्री, दैट मीन्स 10 डिग्री इंक्रीज कर देते हैं, तो वो रिएक्शन अब आर सेकेंड रेट से होने लगेगी। आर सेकेंड की वैल्यू आर फर्स्ट से या तो डबल आएगी या ट्रिपल आएगी। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन या तो जस्ट डबल हो जाएगा या फिर जस्ट ट्रिपल हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है और ये बताती है इस चीज को कि हाँ टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ रहा है। दिमाग में बैठाने वाली बात है। तो हमारे पास जो फिफ्थ फैक्टर है हमारे पास ई, वो है टेम्परेचर का। कौन सा है, टेम्परेचर का। तो इसमें ज़्यादा अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आर्हेनियस इक्वेशन में पूरा डिस्कशन करेंगे इसका। अभी सिर्फ सिंपल अपन फैक्टर देख रहे हैं सारे, इसलिए इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो टेम्परेचर पे किस तरह से अपन लिखेंगे, वह जनरल स्टेटमेंट लिखेंगे, जनरली राइज इन टेम्परेचर मोर रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस
थ्योरी, आर्हेनियस की थ्योरी इस बात को प्रूफ करती है, इस बात के इसके पास प्रूफ है, इक्वेशन है जो ये बताती है कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। कितना होगा, क्या होगा, उसी वक्त देखेंगे जब आर्हेनियस थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे। मैं आर्हेनियस इक्वेशन जरूर लिख देता हूँ यहाँ पर जिससे आपको ध्यान रहेगी। आर्हेनियस इक्वेशन ये क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन की अगर अपन बात करें तो आर्हेनियस इक्वेशन होती है बच्चों K इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन। के क्या है? रेट कांस्टेंट। क्या होता है? बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आगे का टॉपिक है। रेट कांस्टेंट ये क्या होता है? आर्हेनियस कांस्टेंट। ये क्या होता है? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, तीन तो कांस्टेंट ही हो गए। ये क्या है? अभी देखा था एक्टिवेशन एनर्जी, ये गैस कांस्टेंट और ये हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इससे एक्टिवेशन एनर्जी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी, उसी से के हमारा चेंज होगा, उससे रेट चेंज होगा। सारी कहानी देखेंगे, नो प्रॉब्लम। अभी सिर्फ इतना देखो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे, ज़्यादा दिमाग में प्रेशर मत डालो, फट जाएगा। जनरली राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा ऑब्जर्व होगा आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये आपको ध्यान रखें। कितना ऑब्जर्व होगा इसके लिए एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, वो क्या है? इफ we increase temperature by 10 डिग्री सेल्सियस, अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे then experimentally it is proof हो चुका है that rate of reaction becomes double, और ट्रिपल। यानी रेट ऑफ रिएक्शन है तो डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा। पहले से डबल स्पीड से होने लगेगी वो रिएक्शन या ट्रिपल स्पीड से होने लगेगी अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज करते हो तो। ये दो बातें आपको टेम्परेचर के बारे में ध्यान रखनी। अच्छा, एक टेम्परेचर कोफिशिएंट और आता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात भी अपन यही करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन में। वो क्या होता है अभी देख लो। देखो, अगर हम बात करें रेट कांस्टेंट की 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से पहले रेट कांस्टेंट सपोज करो KT, कितना है? KT। और 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के बाद जो रेट कांस्टेंट आ रहा है वो आ रहा है KT प्लस 10। KT प्लस 10 क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के बाद रेट कांस्टेंट KT प्लस 10 आएगा और उससे पहले KT आएगा। तो इन दोनों का जो रेशो होता है, चलो तो मैं इसके बारे में बात कर रहा था। टेम्परेचर जो होता है वो अपन ने देख लिया कि टेम्परेचर जनरली रिएक्शंस का इंक्रीज करते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज होता है, कैसे इंक्रीज होता है, वो आर्हेनियस इक्वेशन से देखेंगे। K इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब अपन बात करें कि हाउ मच इंक्रीजेस, तो अगर अपन किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं, फिर इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ एन रिएक्शन बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इट इज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंक्रीज होकर डबल या ट्रिपल हो जाता है। जैसे रेट कांस्टेंट अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिखें किसी रिएक्शन का KT प्लस 10, और बिफोर 10 डिग्री जब नहीं बढ़ाया 10 डिग्री सेंटीग्रेड तब रेट कांस्टेंट लिखे KT, तो इन दोनों का रेशो जो होता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। जनरली इसकी वैल्यू 2 या 3 आती है। यानी अगर रेट डबल हो रहा है तो 2 और ट्रिपल हो रहा है तो 3। क्लियर है? और इसके बाद है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाला फैक्टर, ये E था। जो लास्ट हमारा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है वो होता है हमारा कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है उससे भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। सपोज करो एक रिएक्शन हो रही है हमारे पास ये वाली, इसमें क्या हो रहा है? A से प्रोडक्ट भी बन रहा है। मैं क्या करता हूं? A की कंसंट्रेशन लेके देखता हूं X मोल पर लीटर। कितना? X मोल पर लीटर। मोल पर लीटर क्या होता है समझ में आ रहा होगा, सॉल्यूशन पढ़ा है। मोलरिटी क्या है? कंसंट्रेशन की यूनिट होती है। तो मोल पर लीटर है, मतलब किसी सॉल्यूशन के अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन अगर है तो उसमें X मोल A के डिसॉल्व है, तो इसकी X मोल पर लीटर कंसंट्रेशन दी हुई है। ये रिएक्शन जो हो रही है वो R फर्स्ट रेट से हो रही है। अब अपन क्या करते हैं, इसमें इस A की कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन की बात चल रही है तो इसको डबल करके देखते हैं 2x पर मोल पर लीटर। आप हाफ भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। मैंने ज्यादा कर दी, डबल कर दी। डबल करके देखा तो अब जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है इस केस में R फर्स्ट आ रहा है, और जब डबल करके देखी तो R सेकंड आ रहा है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो चेंज होगा या नहीं होगा, यानी R सेकंड की वैल्यू R फर्स्ट से ज्यादा होगी, कम होगी, बराबर होगी। इन सब चीजों को ही हम बोलेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर किस तरह डिपेंड करता है। क्लियर है?
तो मैं आपको बता देता हूं जनरली क्या होता है, आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। जनरली ये बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने का तरीका है, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज की तो जनरली का मतलब मैक्सिमम टाइम होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। बट एक्सेप्शनली कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं जिनमें उल्टा होगा, मतलब आप रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन कुछ रिएक्शंस में बस ये भी हो सकता है कि वो इक्वल हो जाए कंसंट्रेशन। थर्ड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कंसंट्रेशन अनअफेक्टेड द रेट, मतलब आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया चाहे डिक्रीज किया, रेट पे कोई चेंज नहीं आया, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हुई नहीं। क्लियर है? तो उस चीज को अपन बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हुई है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा लो चाहे घटा लो, वो उसी रेट से होती रहती हैं, तो अपन ये वाला पॉइंट यूज करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन अगर सपोज करो एक से ज्यादा रिएक्टेंट है किसी रिएक्शन में, जैसे मान लो इस रिएक्शन में 3 रिएक्टेंट दिखाए मैंने, ए बी है, बी बी है, सी बी है, 3 रिएक्टेंट है, तो इन 3 में से कौन सा रिएक्टेंट होगा जिस पर रेट डिपेंड करेगा? सारे भी हो सकते हैं, वो क्या पता तीनों पे ही रेट डिपेंड कर रहा हो। क्लियर है ना? एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, तीनों पे ही रेट डिपेंड कर रहा हो। क्लियर? ये भी हो सकता है कि इन तीनों में से किसी 2 पर ही जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि एक पर ही रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा हो, या ये भी तो हो सकता है किसी पर भी रेट ऑफ रिएक्शन। सारी पॉसिबिलिटी है। तो मैंने लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज बाय वन और ऑल और नन रिएक्टेंट्स। एक रिएक्टेंट से भी चेंज हो सकता है, सारे रिएक्टेंट से भी चेंज हो सकता है, या फिर किसी से भी ना हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से चेंज हो भी सकता है और नहीं भी, और अगर हो रहा है तो वो इंक्रीज भी हो सकता है, वो डिक्रीज भी हो सकता है। एक रिएक्टेंट से भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, 2 से भी और 3 से भी। क्लियर है? तो ये है हमारा ऑल ऑफ अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि लास्ट फैक्टर था रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने वाला। क्लियर है? तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने वाले 6 फैक्टर्स देखे, जिनमें जो फर्स्ट फैक्टर था वो हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट है। सेकंड फैक्टर की बात करें तो वो हमारा था जो सरफेस एरिया है रिएक्टेंट का, वो। थर्ड है फिजिकल स्टेट, वो तो आगे पीछे फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट की, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। क्लियर है? फोर्थ की अगर अपन बात करें तो वो है कैटलिस्ट। रिएक्टेंट अगर कैटलिस्ट हो, मतलब कैटलिस्ट के अंदर अगर हम किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देते हैं तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीज हो जाता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट के केस में एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, वो एक नया पाथ दे देता है रिएक्शन को। ठीक है? फोर्थ की बात करें तो हम टेम्परेचर हो गया फिफ्थ, और 6 हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में अपन रेट लॉ की बात करेंगे। रेट लॉ क्या चीज़ है सुन लो। रेट लॉ एक्चुअली में हमें बताता है कि किस तरह से हम एक रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करके हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करें। रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, ये एक्चुअली में रेट लॉ से पता चलता है।